So, hello and welcome to another exciting episode of सोच से मंजिल तक with Priyangi Upadhyay. And welcome Priyangi to our show. And I'm really excited to host you because अब मैं भी थोड़ा सा प्रो होते जा रहा हूँ पॉडकास्ट लेने में. मेरे अर्लियर पॉडकास्ट से मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा एनर्जेटिक और अच्छा पॉडकास्ट बने. एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं भी वापस पॉडकास्ट ले रहा हूँ आपका, राइट. एंड तो मुझे स्टार्ट करने में बड़ा मज़ा आने वाला. आप ये बताओ कि कैसे आए यहाँ तक, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ. सो लेट्स स्टार्ट बाय योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड देन वी विल अनरोल इनटू न्यू थिंग्स. एंड बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉडकास्ट के अंदर. सो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअली में फैशन इंडस्ट्री वर्क करती है, कैसा फैशन डिज़ाइनर बनते हो, फैशन डिज़ाइनर का क्या रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर. और मुझे बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, क्योंकि एक्चुअली बताऊँ तो ये मेरा फर्स्ट फैशन पॉडकास्ट है. इससे पहले जो भी पॉडकास्ट हमने लिया है वो इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट्स के थे. सो दिस इज़ अ फैशन पॉडकास्ट एंड प्राची मैम ने डेफिनेटली लिए हुए हैं, बट मेरा ये पहला फैशन स्टूडेंट के साथ है. तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि मैं फैशन में इतना डील नहीं करता हूँ. तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल कैच अप इनटू डिफरेंट थिंग्स. Okay. So first of all, I would love to thank you and Prachi ma'am to giving me this opportunity. Like this is my first podcast. मतलब मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे में सोचा नहीं था कि मैं इधर तक पहुंच जाऊंगी कि मैं अपने कॉलेज से ही मेरे डायरेक्टर्स मेरा पॉडकास्ट लेंगे. आई मीन दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ फॉर मी. सो मेरा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो. सो आई एम 20 year old एंड अभी बहुत जल्दी आई विल टर्न 21 एंड आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया. तो वहाँ पर लाइक फैशन, अगर हम फैशन की बात करें तो वहाँ पर पीपल आर नॉट सो मच अवेयर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, या फिर उनके लिए ये एक जो सेगमेंट है या फिर ये जो प्रोफेशन है वो उनके लिए उतना ज़्यादा वो नहीं. उनके लिए ऐसा है कि फ़ैशन इज़ जस्ट एक ऐसा कि आप ये करने के बाद में सिर्फ एक टेलर बनोगे, या फिर दे डोंट यूज़ द वर्ड टेलर, दे यूज़ द वर्ड दर्जी. तो उनके लिए ऐसा होता है. तो बट मेरा बचपन से ही मैं फ़ैशन को लेकर, मतलब फ़ैशन डिज़ाइनिंग ये टर्म मैं इसके बिल्कुल अवेयर नहीं थी. मेरे सिर्फ ऐसा था कि मुझे अपने आप को ग्रूम करना पसंद है, मुझे अपने आप को स्टाइलिंग करना पसंद है, ड्रेसअप करना पसंद है, और मम्मा पापा इन सब लोगों को कपड़ों की सजेशंस वगैरह देना या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को देना मुझे अच्छा लगता था. सिंस माई चाइल्डहुड माई पापा वांट्स कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं क्योंकि आई हैव अ गुड हाइट, और मैं बचपन में स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा थी. तो उनको ऐसा था कि एक IAS ऑफिसर बनना, वो क्योंकि उसका एक अलग ही लेवल होता है, और मतलब वो बनने के बाद अब लाल बत्ती की गाड़ी में घूमोगे, ये सब चीज़ें थी. इवन मेरी मम्मा भी यही चाहती थी. बट 12th में मेरा रिज़ल्ट आया, और उससे पहले तक ये था कि आई वाज सर्चिंग फॉर द कॉलेजेस वगैरह IAS एक उसके लिए. पर 12th के बाद में जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैंने ये सोचा कि नहीं, अभी खुद के लिए मुझे एक बार मम्मा पापा से बात करनी पड़ेगी. मे भी उनके अगेंस्ट जाना पड़े, बट मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है. तो मैंने उनसे बात करी. उन्होंने ठीक है, एक बार हमने डिस्कस करा, उन्होंने एग्री करा. उसके बाद पापा का ऐसा था पहले कि किसी बड़े सिटी में जाओ, अगर किसी फ़ैशन की फील्ड में जाना. उनको ऐसा था मुंबई, दिल्ली, इधर जाओ. तो मैंने कहा ठीक है. अब मैंने एक कॉलेज में MIT यूनिवर्सिटी पनवेल में जो है, वहाँ पर हमने एडमिशन भी लिया. मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके साथ में ही हमने दोनों ने एडमिशन लिया था. हम बहुत सारे प्रोसीजर था वो करा हमने. बट उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, आई गेस सिटी जगह मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि हमको वहाँ से क्या सीखने को मिले. हमने उदयपुर चूज़ करा, और शायद से उदयपुर चूज़ करना फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था. क्योंकि अगर उदयपुर की मैं हर एक गली में चले जाऊँ, वहाँ पर मुझे इंस्पिरेशंस मिलेगी, कल्चर, कलर्स, इतनी सारी चीज़ें. मतलब हर जगह किसी भी कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, या फिर यहाँ के घरों में चले जाओ तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है. तो शायद सिटी मैटर नहीं करती, आप ये मैटर करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है. तो वहाँ से मेरी फ़ैशन की जर्नी स्टार्ट हुई. मेरे पापा फिर भी 1 महीने तक मेरे अगेंस्ट थे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या करना. अब उनका ऐसा था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद में तो IAS की तैयारी कर लेना. मैंने कहा ठीक है. 1 साल तक मैंने भी उनको बोला. फिर मैंने उनको बताया सेकेंड ईयर में, पापा
फ़ैशन डिज़ाइनिंग ये डायरेक्शन है, आईएएस ये डायरेक्शन है, मुझे बिल्कुल अपने आप को बदलना पड़ेगा और वो फोर्सफुली मुझे करना पड़ेगा, मैं कर नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे ठीक है सपोर्ट करा। फिर आगे आगे जी धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई। अभी मेरे पापा मेरी फ़ैशन को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब वो पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो जाते हैं अभी कि टेलर क्या होता है, फ़ैशन डिज़ाइनर है मेरी बेटी। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो थी। ये आपने जो टॉपिक अभी पकड़ा है ना, मैं इसी को नेक्स्ट सवाल में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि Okay. मुझे भी ये डिफरेंस समझना है हम्म, कि बहुत सारे, देखो जो जनरल ऑडियंस है ना, सब लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन है कि आप जब फैशन डिज़ाइनर की बात करते हो, लोगों को इतना आइडिया नहीं कि व्हाट इज़ अ फैशन डिज़ाइन एज अ फील्ड। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मतलब आप अपना मतलब टेलरिंग जॉब ही समझते हैं इसको, राइट? हाँ, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये मतलब वो कपड़े सिलते हैं, ये उसकी कटिंग करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हमें बहुत बार दिखाई देती हैं। और कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो कि टॉप पे पहुंच गए, पर सिर्फ उन्हीं का नाम होता है, उसके अलावा फैशन डिज़ाइन में किसी को पता नहीं कि क्या फील्ड है, ना इसमें क्या ग्रोथ है, किसी को आइडिया नहीं है इसके बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे बताओ कि पहली चीज़ तो मुझे आप ये बताओ कि फ़ैशन डिज़ाइनर होता क्या है। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, एंड सेकंड मुझे ये बताओ कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड के अंदर। ये दो चीज़ें आप मुझे पहले बताओ। ओके। तो सबसे पहले दिस इज़ नॉट जस्ट फैशन डिज़ाइनर या फिर एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड नहीं है, ये एक आर्टिस्ट होती है, आर्टिस्टिक फील्ड है। जो अगर हम आर्ट की बात करें, अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर को ले, फैशन डिज़ाइनर को ले या फिर आर्किटेक्चर को ले, ये सब लोग जो होते हैं ये आर्टिस्ट लोग होते हैं। अगर इवन हम छोटी से छोटी चीज़ देखें, एक फ़ैशन डिज़ाइनर वो होता है जो एक डिज़ाइन डेवलप करता है। टेलर का काम होता है कि आप उसको डिज़ाइन बताओगे, आप उसको चीज़ समझा दोगे। आपने उसको बोला कि भैया मास्टर जी ये शर्ट है, ऐसा शर्ट आप काट के बना दो, बट उस शर्ट को बनाने की स्टोरी जो होती है वो फैशन डिज़ाइनर लाता है। ऐसे लाता है वो, मतलब एक्सप्लोर, सबसे पहले एक्सप्लोर करना है फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए। आप चार दीवार में बंद रह के या फिर गूगल के साथ बैठ के आप कुछ भी नहीं कर सकते एक्सप्लोर, कि आप सोचो कि मैं एक नया डिज़ाइन बना दूँ, मैंने देखा कॉपी कर लूँ, ऐसा नहीं होता। आपको जगह जगह घूमना पड़ता है, आपको आसपास की चीज़ें देखनी पड़ती है, अपना एनवायरनमेंट देखना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। एक्सट्रोवर्ट बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तब तक सोशलाइज़ नहीं करोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लोगों के नेचर पता चलना और उनकी थिंकिंग क्या है कपड़ों को लेकर। क्योंकि आज होता क्या है कि अगर हम फैशन डिज़ाइनर्स की बात करें तो अभी जितने भी, जैसे मैं उन वाले फ़ैशन डिज़ाइनर्स की साइड नहीं हूँ जो बिल्कुल स्ट्रक्चरल गारमेंट्स बनाते कि यहाँ से वायर निकल रहा है यहाँ से। क्योंकि अगर वी एज अ नॉर्मल पीपल, हम अगर एक, जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपने जैसे बताया कि फ़ैशन के लिए आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, Obviously. बट आपको क्या चाहिए कि मैं अच्छा दिखूँ, मेरे को एक टी शर्ट मिल जाए, एक अच्छा शर्ट मिल जाए, एक ट्राउज़र मिल जाए, दैट्स इट। तो हम उस नज़र से अगर हम लोगों को देखें तो हमको पता चलेगा कि एक नॉर्मल पीपल जो है वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, हाई फैशन। और जो बड़े बड़े, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा हाई क्लास में चले जाए, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, तो अगर उन्होंने भी वो कपड़ा पहना है वो एक बार पहनेंगे, पर वॉट उसके बाद क्या होता है कि वो फेंकने में जाता है या फिर उसको हम सिर्फ एक एग्जीबिशन में लगा देंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका सब वेस्ट होता है, उसके अंदर कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है, आपने बस सजा के रख दिया। सस्टेनेबिलिटी भी अगर देखें तो वही होती है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, जो नॉर्मल पीपल है वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ एक्सप्लोर करते हैं फ़ैशन डिज़ाइनर्स। इस चीज़ को लोगों से बात करके, इंस्पिरेशंस लेके, जगह जगह पर जाके मार्केट के अंदर न्यू क्या ला सकते हैं, बट न्यू में भी हम ऐसा नहीं ला सकते कि हम बिल्कुल ही ऐसा कर दें कि लोग एक्सेप्ट ना कर जाए। न्यू में बहुत सारी चीज़ें आती है, डिज़ाइनिंग आती है, फैब्रिक आता है, आपकी प्राइसिंग आती है, आपकी प्रेजेंटेशन आती है। अगर हम एक नॉर्मल शर्ट को लें, उसकी बात करें, एक थैले वाला रहेगा, उसके पास एक डिज़ाइन और प्यारी सी शर्ट है, वो लेके बैठ जाएगा उसको, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ठेले पे पड़ी हुई है कौन लेगा। बट वही शर्ट अगर हम एक प्रेजेंटेबल वे में एक अच्छे से शूट करके बेचेंगे तो हमको अच्छे उसमें मिल जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और यही एक एक मतलब काइंड ऑफ एक बुक जैसी एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनाता है, एक्सप्लोर करके, रिसर्च करके, लोगों से बात करके, फिर उस बुक से उसके दिमाग में जो आता है डिज़ाइन वगैरह, वो उसके फैब्रिक सोर्सिंग वगैरह करता है, फिर उसके बाद में वो टेलर को देता है, फिर टेलर बनाता है। टेलर भी अगर हम बोले, हम हमारे फ़ैशन में वर्ड टेलर यूज़ नहीं करते, हम मास्टर जी ही बोलते हैं।
भैया को, तो मास्टर जी को अगर हम कपड़ा देते हैं तो सब चीज़ें उनके हाथों में ही होती हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कि ये तो दर्जी है, ये तो सिलाई करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हीं की वजह से अगर हम ये गारमेंट्स वगैरह जो भी आज पहन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें, क्योंकि स्विंग इज़ अ वेरी टफ थिंग, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब थोड़ा टेक्निकल अगर होगा ये। बहुत टेक्निकल, हाँ ऐसा। और मतलब स्विंग इज़ अ थिंग कि वो आपकी इमेजिनेशन को रियल में बना रहे हैं, Right. तो आप उनको ऐसे ऐसे बोल के वो नहीं करो। फैशन डिज़ाइनर इज़ ऑल्सो आर्टिस्ट, इवन जो मास्टर जी होते हैं वो भी एक आर्टिस्ट होते हैं जो आपकी इमेजिनेशन को रियल में बना आपके देते हैं, डिज़ाइन को वो एक्चुअल में स्टिच करके स्टिच उस करके तरीके से आप जैसा बोलते पहली हो चीज़ तो वैसा। वो परसीव कर लेते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो भी एक बहुत बस, इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम क्या समझा रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं। तो वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर और टेलर के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छा बॉन्ड नहीं है फिर तो वो भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे। पर अगर अच्छा बॉन्ड है तो फिर वो खुद भी बोलेंगे कि मैम आप ये मत करो, इससे ये नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा, ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा पहनने पर, या फिर इससे स्टिचिंग निकल सकती है। वो खुद भी ऐसे आगे से बता देते हैं। तो बॉन्डिंग एक फ़ैशन डिज़ाइनर और मास्टर जी की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। राइट। सो मुझे जो चीज़ समझ में आई, एक फैशन डिज़ाइनर एक आर्टिस्ट है। इट कैन लाइक जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर, या कोई भी टाइप का एक डिज़ाइनर, मे बी अ पेंटर, जो अपनी इमेजिनेशन से एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। राइट, इन योर केस दीज आर गारमेंट्स यस, एंड एनीथिंग विच जो आपको स्टाइलाइज कर सकता है। शूज़ हो सकते हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, कोई भी एक्सेसरीज हो सकती हैं जो फैशनेबल है और जो रेगुलर लोगों को कनेक्ट करती है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आपने दो फैक्ट्स बताया मुझे कि एक तो होता है, एक गारमेंट होता है जो कि सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, कभी एक बार एक जगह पहन लिया, मेट गाला में पहन लिया और हो गया काम ख़त्म। हाँ, एंड कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर ऑडियंस, जो रेगुलर कंज्यूमर्स हैं, जो अपने कपड़ों के साथ कनेक्ट करते हैं, या जो उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा फील होता है, प्लस उनको प्रेजेंटेबल लगता है। तो फैशन डिज़ाइनर इन दोनों सेगमेंट्स में डील करते हैं। वो अपने आइडियाज़, इंस्पिरेशंस और बाकी सारी नॉलेज को पेपर पे उतार के गारमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तैयार करते हैं उसको। जस्ट लाइक अ सिविल इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाता है, आई थिंक उसी तरीके से आप लोग इलस्ट्रेशंस बनाते हो। राइट, यस। तो टेल मी समथिंग अबाउट इलस्ट्रेशंस ऑल्सो। जैसे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोग इलस्ट्रेशंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हो? ओके, तो हमने इलस्ट्रेशन मतलब हमारे फर्स्ट ईयर से हमको सिखाने स्टार्ट करे थे। पहले हमको ब्लॉक्स बनाने सिखाए थे। तो जब हमने ब्लॉकिंग से स्टार्ट करा था तो वो काफ़ी टफ था। मतलब ऐसा लग रहा था ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे बनाएंगे, एक मतलब ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं थी, तो एक ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे हम। बट फिर उसके बाद क्या होता है कि उस इलस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे फैशन के अंदर हम देखा जाए तो हम लेग्स को थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, और हमारे जो अपर पार्ट होता है, अपर बॉडी को छोटा दिखाते हैं लोअर बॉडी से, फैशन की लैंग्वेज में, क्योंकि उससे एक मॉडल की हाइट लंबी दिखती है। ये सारी चीज़ें जो टर्म्स थी, ये हमारे टीचर ने हमको सिखाई थी। उसके बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे मतलब सारी चीज़ें सिखानी स्टार्ट करी। क्रोकी बनाना सिखाई, फिर ड्रेपिंग करना सिखाई, फिर कलरिंग करना, फिर टेक्सचर देना डेनिम का, वेलवेट का, सीक्वेंस का, ये सारी चीज़ें सिखाई। तो मतलब अब ऐसा होता है कि अगर आपको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये सीख कर मतलब कॉलेज में ये इलस्ट्रेशन वाला पार्ट सीख के मैं घर पर आती थी, मतलब मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में आने के बाद वही चीज़ मैं वापस से करती थी, और उसके बाद उसके अलावा भी मैं गूगल वगैरह से निकाल के, पिंटरेस्ट से निकाल के मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाती थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। इवन आज भी मैंने कहीं पर भी मैं जाती हूँ, मतलब उदयपुर में, तो अगर अकेले भी हम बैठे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं घंटों घंटों घाट पे आप जाकर बैठ जाती इलस्ट्रेशंस बना सकते हो। तो मैं वहाँ जाके इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाती हूँ, कोई डिज़ाइन डेवलप कर देती हूँ। मतलब अगर मैं एज अ ब्रांड ओनर ऐसी बात करूँ कि मैंने ब्रांड का स्टार्ट करा है, एक ब्रांड के अलावा मैं सबसे पहले एक फ़ैशन डिज़ाइनर वो वाली फील्ड से हूँ। तो मैं उस तरीके से, अगर ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप को फॉर्मल्स में ही बाउंड करके रख रखा है, मैं काफ़ी दूसरी चीज़ें भी हैं उनमें भी ज़्यादा जाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैं उनको भी ज़्यादा चीज़ें सिखाते हो उनको। चीज़ें सिखाती हूँ, या फिर उनको एडवाइस देती हूँ आगे रहकर कि ऐसा करो ऐसे। तो मतलब वो बोलते हैं तू तो फॉर्मल्स में, मैंने कहा नहीं, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, आई एम नॉट जस्ट अ ब्रांड, कि उससे पहले मैं ये हूँ। तो राइट। एंड मुझे बताओ कि फैशन डिज़ाइनर के टूल किट में जैसे आप जाते हो, जैसे आपने बोला आप इलस्ट्रेशंस बनाते हो, हाँ, तो मुझे भी बहुत शौक है ड्राइंग्स बनाने का, इलस्ट्रेशन स्केचिंग करने का। तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं एक अच्छी सी अपने पास एक डायरी रखता हूँ। राइट, मैं कहीं पे जैसे कैफ़े पे जाता हूँ
कॉफ़ी वॉफ़ी लेके साइड में कहीं बैठे अपने थॉट्स को पेपर पे उतारा, बहुत मज़ा आता है। अलग अलग टाइप की पेंसिल्स, अलग अलग टाइप के स्केच पेन्स, राइट। तो फैशन डिज़ाइनर्स भी ये टूल किट्स कैरी करते हैं अपने साथ, मतलब क्या आपका टूल किट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? परमानेंट मेरे पास भी एक छोटी सी डायरी होती है और उसके अंदर कुछ मतलब 4 to 5 टाइप के पेंसिल्स रखती हूँ मैं, पेन्स भी रखती हूँ अपने साथ में। इवन अभी मैंने पर्स कैरी करा है, इसमें एक छोटी सी डायरी है और इसके अंदर पेन और पेंसिल भी है। ये हमेशा, और मेजरमेंट टेप, ये भी मैं हमेशा अपने साथ में रख के कैरी करती हूँ। कहीं पर भी कुछ भी लग गया, बैठे हुए हैं, कुछ अच्छा दिखा, उसको कैप्चर करा या तो फ़ोन में कैप्चर कर लिया या फिर उसको अपने स्केचिंग के थ्रू उतार लिया और उससे डिज़ाइन डेवलप करना, तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये। ग्रेट। एंड नाउ टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, मतलब बचपन से आप कैसे अपब्रिंगिंग हुई, क्या चीज़ें आपने, मतलब फैशन डिज़ाइन में आना, इस करियर को चूज़ करना, ये जनरली हर फैमिली में तो होता नहीं है, राइट। जैसे आपने बताया कि फादर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे आपको, एंड इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब, मुझे पता है क्योंकि मैंने तो भाई आईआईटी की तैयारी करी थी, अच्छा। मैं उसी में थक गया। सो माय फादर इज़ आल्सो एन आईआईटी दिल्ली पास आउट, ओके। एंड ही आल्सो वांटेड कि मैं एक आईआईटीएन बनूं, पर मेरे बस की नहीं थी। बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, एंड डेफिनेटली मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि आईआईटी आईआईएम जाना ज़रूरी नहीं है। मेरे को देख लो, आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ विदाउट डूइंग दिस डिग्रीज, बीइंग द डायरेक्टर ऑल्सो, एंड 3-4 कंपनियाँ चला रहा हूँ, तो मुझे इतनी गारंटी तो है कि कोई भी आप फील्ड चूज़ करो, अगर आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो एंड आप पैशनेट हो उसके बारे में, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, भले ही आईआईटी से हो, भले ही आईआईएम से हो, भले ही आईवी लीग से आ जाए। इफ़ यू आर ट्रू टू योर प्रोफेशन, नो वन कैन बीट यू, राइट। ट्रू। सो मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ। ठीक है, तो सिंस चाइल्डहुड मैं स्पोर्ट्स में, जैसे मैंने बताया, मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी, जिसको देख के मेरे पापा ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए। व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स थे, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरा सिर्फ एक ही फ्रेंड, एक लड़की थी, वो मेरी फ्रेंड थी सिंस मतलब नर्सरी से, हम एक ही क्लास में थे। अब एक ही फ्रेंड थी, तो मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही ज़्यादा। इवन मेरे जो क्लासमेट्स थे, वो अगर मेरा मजाक बनाते या फिर वो मुझे ऐसे ही छेड़ के चले जाते, मैं कुछ भी नहीं करती, वो मुझसे आके पूछते, प्रियांगी तू गूंगी है? तो मतलब ऐसा था, मेरे को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। स्कूल में मैं आती थी, बस अपना काम करती थी, कभी स्पोर्ट्स का पीरियड लगता था तो उसमें खेला, फिर वापस से घर आ गए। फिर उसके बाद मेरे पापा मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे पे गुस्सा करते थे कि ऐसे बन के नहीं रहना, मतलब ये वो नहीं, ऐसे रहोगे ना तो दुनिया आपको खा जाएगी, आप एकदम शांत रहोगे, कुछ बोलोगे ही नहीं, कोई कुछ भी करके चला जाए, ऐसे नहीं होता, ऐसे दुनिया चलती ही नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बताई, उन्होंने वो मुझसे ऐसे काम करवाते थे जो लड़के करते थे। वो मुझे रात में भेज देते थे कि जा ये लेकर आ जा, जा ये कर आ जा, अकेले जा, यहाँ जाना अकेले जा, अकेले। वो मुझे कहीं पर भी, मुझे ट्रैवल, मुझे बचपन से वो 9th 7th 8th 9th से ही वो मुझे है ना ट्रैवल अकेले करने देते थे। तो उससे मैं थोड़ी खुलने लग गई। फिर मुझे पता चला कि नहीं, अगर इंट्रोवर्ट बन के रही तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगी मेरी लाइफ, मैं ऐसे नहीं रह सकती। फिर मैंने अपने, अगर मैं इंट्रोवर्ट से बात करूँ तो 12th तक आई वाज सो इंट्रोवर्ट। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन करा। कॉलेज के बाद में, कॉलेज से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला टू चेंज माई सेल्फ। मेरी जो पर्सनालिटी थी या फिर मेरे अंदर का जो था, मैं यहाँ पर आकर मैंने अपने आप को बिल्कुल बदला। मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर गई, मैं यहाँ टीचर्स से ज़्यादा बातें करने लग गई, मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, मैं उनसे ज़्यादा बात करने लग गई। और ऐसे ऐसे करके मेरा एक वो वाला नेचर बन गया कि एक बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट लड़की जो अब कहीं पर भी जाके किसी से भी बात कर लेती है। और इस नेचर से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं अकेली भी जाकर बैठी हूँ और मैंने किसी को अकेला देख लिया तो मैं उनसे जाकर बात कर लेती हूँ। या फिर अगर आज मैं बोलूँ फ्रेंड बनाने की चीज़, तो वो भी मतलब अब मैं ईज़िली किसी को भी बना लेती हूँ। और इवन मुझे अभी ये भी पता चला कि मुझे किसको फ्रेंड बनाना चाहिए। अगर देखें तो सेम एज के मेरे फ्रेंड्स शायद से 1 या 2 होंगे आज, पर एल्डर जो मेरे से बड़े हैं, मैंने उनको ज़्यादा फ्रेंड बना रखा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, मतलब अगर हम बैठ के बात कर रहे हैं, 80% ऑफ द टॉपिक हमारा फ्यूचर को लेकर होता है या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है जो वो मुझे हमेशा बताते हैं। अगर अभी मैं मेरे फ्रेंड्स की बात करूँ, आस-पास मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे सब वो बिल्कुल क्रिएटिव फील्ड से ही है। अगर एक मैं देखूँ, मेरी जो फ्रेंड है, जो मेरी मॉडल भी है मेरे ब्रांड की, वो एक स्टाइलिस्ट है और
उसको फ़ैशन वो मतलब पूरे फ़ैशन में ही है। अगर मैं मेरे भाई को देखूँ तो मेरा भाई भी पूरा फ़ैशन में है, मतलब मुझसे ज़्यादा उसको फ़ैशन में इंटरेस्ट है। हाँ, मैंने नोटिस करा है और मैंने श्रवण को बोला भी था कि वेन एवर ही इज़ कमिंग टू द इंस्टीट्यूट एंड जब भी मैं उसको देखता हूँ मतलब सबसे स्टाइलिश भाई तू ही लगता है मेरे को। और तेरे उसके कपड़ों से मैं भी इंस्पायर होता हूँ हाँ, बहुत बार। वो बहुत सारी चीज़ें वो बहुत मिक्स मैच करता है। मतलब जब वो मतलब हमारे जो टेलर है, मेरे टेलर है जो, वो उनके पास जाके खुद के शर्ट्स बनवाता है। वो खुद मतलब वो पापा को फ़ोन करके बोलते हैं फिर कि है ना कि भैया ये आपका बेटा क्या बता के गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना कन्फ्यूजन होता है तो मतलब। और फिर उसके बाद मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी देखो तो वो भी काफ़ी क्रिएटिव। एक और फ्रेंड है जो फ़ोटोग्राफी वगैरह में है, तो वो भी एक आर्टिस्ट है, फ़िल्म मेकिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप आपके एनवायरनमेंट में हो तो फिर आप एक क्रिएटिविटी का एक भंडार बन भंडार जाता बन है। जाता है। बिल्कुल, तो आपकी फिर बीच में टॉपिक ही वही रहता है। अभी जो आगे भी हमने जो प्लान्स बनाए हैं वो सब हमने मिलके ही डिस्कस करे। अभी मेरे पास टीम नहीं है, बट टीम के नाम पे मेरे पास ये लोग हैं जो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और इससे हम आगे आगे बढ़ने की प्लान कोशिश कर रहे कोशिश हैं करते हैं। एंड बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी बंदे की पर्सनालिटी को समझना चाहते हो या किसी को जज करते हो आप कभी, तो उसके दोस्तों को देखो बस। एंड यू आर ऑलवेज द सम ऑफ योर 3 बेस्ट फ्रेंड या जिन लोग 3 उन लोगों के साथ जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आप उनके जैसे ही बन जाते हो। संगत का असर बिल्कुल। जो बचपन से हम सुनते आ बिल्कुल। रहे हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड टू कीप अ गुड कंपनी। जितने क्रिएटिव लोग, मेरे केस में मैं ज़्यादातर मेरे जितने भी साथी हैं सारे वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड जब भी हम लोग बैठते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी सी देर बाद टॉपिक यही हो जाता है कि अब नया क्या कर रहे हैं, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको कैसे करेंगे, कंपनी को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, कैसे और बड़ा बिजनेस बनाएंगे एंड दिस इज द टॉपिक दैट गोज ऑन। सो आई थिंक इन द केस ऑफ क्रिएटिव पीपल दिस मस्ट बी डिस्कशन व्हेन यू सोशलाइज। तो आप लोग क्या बातें करते हो आजकल? जेनजी भी क्या बात करता है मुझे वो भी नहीं पता, मुझे वो भी जानना है। तो मुझे दोनों चीज़ें बताओ कि जब आप लोग किसी कैफ़े में बैठे होते हो या आप कभी सोशलाइज करते हो साथ में, तो क्या टॉपिक्स हैं जो आप लोग डिस्कस करते हो आपस में? अगर मैं किसी लड़की मेरी फीमेल फ्रेंड के साथ में बैठी हूँ तो ऑब्वियसली हम कुछ जो स्टाइलिंग की रील्स बनाते हैं या फिर कुछ फैशन डिज़ाइनर्स है या फिर ऐसे हैं, तो हम उनकी आईडी स्टॉक करेंगे, हम उनको देखेंगे। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि किस किस ने इसको कॉपी करा है, क्यों करा है। और इवन अभी अगर प्राडा का देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारा हॉट टॉपिक था कि उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल को वो फैशन शो में उन्होंने रैंप पे निकाला, तो वो अभी हमारा बहुत हॉट टॉपिक चल रहा था। उसके बाद में हम ये बात करते हैं कि हम स्टाइलिंग के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब मैं सजेशंस मांगती हूँ, वो शी डोंट बिलोंग टू अ फैशन फील्ड, वो मतलब एक टीचरिंग की फील्ड से बिलोंग करती है, बट उन बहुत ज़्यादा फैशन में वो स्टाइलिंग रील्स वगैरह बनाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा सजेशंस वगैरह लेती हूँ, वो मुझसे बहुत सारे सजेशंस वगैरह लेती है कि ऐसा ऐसा मुझे भी फ़ैशन फील्ड में जाना था। हमारे मेन बीच में हमारे यही फ़ैशन को लेकर ही हमारे बीच में डिस्कशन होता है। फिर अगर मैं किसी मेल फ्रेंड के साथ में हूँ जो भी क्रिएटिव फील्ड, अगर मैं मेरे भाई की बात करूँ घर पे, मेरा भाई भी मुझे वो आधे से ज़्यादा टाइम ये शर्ट अच्छा लग रहा है ना, अगर मैं इसके अंदर ऐसे ऐसा कर दूँ तो अच्छा लगेगा ना, तो मेरी ये पेंटिंग बना दी है शर्ट पे, मैं इसकी स्लीव्स पे ऐसा कर दूँ क्या। तो वो उसके साथ भी ऐसी बातें होती है। मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं उसके साथ में भी कि मतलब हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं अलग अलग जगह के, हम लोग साथ बैठ के स्केचिंग करते हैं। नीमच के पास में भी मुझे मतलब हमने जगह एक्सप्लोर करी, वहाँ पर बैठते हैं हम, वहाँ पर स्केचिंग वगैरह करते हैं, हम उसके बारे में बातें करते हैं, हम आगे के शूट्स के बारे में बात करते हैं, आगे के डिज़ाइंस के बारे में बात करते हैं, और कैसे मतलब इन सब चीज़ों को लेवल टू लेवल एकदम से तो बढ़ा नहीं सकते, तो कैसे धीरे 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 हम इन चीज़ों को करें, को आगे बढ़ाएंगे उसको एंड आगे बढ़ाएंगे। 21 एज ऑफ 21 आप इतनी बढ़िया बातें बोल रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट कि जेनजी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा एक तरीके से मस्त तो है, पर आई थिंक दे आर करियर फोकस्ड। जितने भी लोगों का मैंने अभी तक इंटरव्यू लिया या जितने भी लोगों से मैंने पॉडकास्ट में बात करी, सब लोग दे आर करियर फोकस्ड हैं। हर एक बंदा अपने अलग तरीके से या बंदी अपने अलग तरीके से सोचती है एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी द नेक्स्ट जनरेशन यू नो थिंकिंग अबाउट देयर करियर्स सो फास्ट। क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैं 21 साल का था तब मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया होगा। मुझे भी फिल्म मेकिंग का बहुत शौक था, तो आई थिंक आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ परस्यूइंग माई ड्रीम राइट नाउ थ्रू अ पॉडकास्ट।
एंड हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना करियर फोकस नहीं था, मैं उस टाइम फिल्मिंग करना चाहता था और उसके साथ मैं पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहा था। वो क्लासिक कॉम्बिनेशन है कि आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेरा भी वही केस था। एंड फिर मुझे धीरे धीरे आई थिंक बाय 25-26 यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट यू नो यू हैव टू टेक अप वन फील्ड एंड फिर उसी में आपको काम करना चाहिए। एंड पैशन एक जगह पे है एंड प्रोफेशन एक अलग जगह पे है, दोनों चीज़ों को सेपरेट रख के आपको धीरे धीरे फिगर आउट करना पड़ता है। बट एट 21 सीइंग योर क्लैरिटी, आई एम रियली हैप्पी कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड जो आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले बताया कि आप अपनी ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हो, एंड आपने लॉन्च कर दी है एक्चुअली। यस। सो टेल मी अबाउट योर ब्रांड, आपने क्या चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करी हैं, क्या सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, कौन आपका कस्टमर है, टेल मी एवरीथिंग। ओके, सो माय ब्रांड नेम इज़ प्रिय बाय प्रियांगी। तो अगर मैं अगर नेम से स्टार्ट करूँ कि मैंने नेम कैसे लाया, तो प्रिय अगर वो मेरे नाम से ही निकला है, प्रियांगी, प्रियांगी का प्रिय, तो इट मीन्स स्पेशल, डियर, ऐसा बोलते हैं। तो एक्चुअली ब्रांड लॉन्च करने का एक ये था, मतलब नाम तो बहुत सारे थे मेरे पास में, बट एक स्टोरी मेरे दिमाग में ब्रांड लॉन्च करने की ये थी कि अगर हम आसपास लोगों को देखें तो यहाँ डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, हाइट्स के लोग हैं, शेप्स के लोग हैं, और कुछ लोग हैं जिनके बोलने का टोन बिल्कुल अलग होता है। बट अगर हम ऐसे देखें तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों का मजाक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं कि इवन मैंने खुद ने, हम खुद के ही एक्सपीरियंस से या फिर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से ही हम चीज़ों को सीखते हैं। तो मैंने कहीं इधर उधर देख के इंस्पिरेशन नहीं ली, मैंने खुद के ही एक्सपीरियंस से ली। मैं जिस तरीके से बोलती थी, मतलब पहले थोड़ा सा मैं बहुत किडिश जैसे बोलती थी, तो मेरे पीठ पीछे लोग उसका नकल उतारते थे। या फिर मैं थोड़ी सी कर्वी हूँ, मैं थोड़ी सी चब्बी हूँ, तो उसके लिए भी लोग मजाक उड़ाते हैं। मतलब अगर मैं मेरी फैमिली का ही देखूँ या फिर मेरे फ्रेंड्स का देखूँ, तो दे इवन वो मुझे थोड़ा सा टॉन्ट मारते हैं, या फिर बाहर के भी। तो ऐसा था कि मतलब मैंने ये सोचा था कि ऐसा ही क्यों, मतलब एक परफेक्ट बॉडी, एक परफेक्ट वॉइस, एक परफेक्ट फेस, यही क्यों मैटर करता है। आप टैलेंट क्यों नहीं देखते हो लोगों का, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपको, नो मैटर व्हाट हम लोगों को कुछ भी समझाते, बट वो आपको जज करते ही करते हैं। आपने कुछ भी पहना है या फिर आपने अपने आप को कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करी है, तो लोग जज कर देते हैं आपको। तो उसी से मैंने ये नाम निकाला था, प्रिय। नो मैटर वॉट, यू आर स्पेशल। इवन मेरी टैगलाइन भी यही कहती है, प्रिय बाय प्रियांगी, यू आर स्पेशल। आप कैसे भी हो, आपकी बॉडी कैसी भी है। अब इसके बाद मैंने फॉर्मल सेगमेंट में मेरा जो सेगमेंट है वो फॉर्मल्स में मैंने अभी स्टार्ट करा है। फॉर्मल्स में आने का ये था कि पहले आई वाज सो इनसिक्योर अबाउट वेयरिंग फॉर्मल्स, क्योंकि मुझे ऐसा था कि नहीं, मेरे ऊपर शायद से बैगी टी शर्ट्स जो अभी जेंजीज पहन ही रहे हैं, तो मेरी भी यही थिंकिंग थी कि मेरे ऊपर वही जमेगा, टी शर्ट्स है या फिर मैं ड्रेसेस पहनूँ, फ्लोरल ड्रेसेस पहनूँ या फिर शॉर्ट ड्रेसेस पहनूँ, ये सब चीज़ें। बट देन मैंने इंटर्नशिप पे गई थी, मैंने वहाँ पर गई तो वो उनका फॉर्मल सेगमेंट ही था। तो वहाँ से उन्होंने बोला कि यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स फ्रॉम नाउ। तो आई वाज सो, मैं बहुत स्केर्ड थी कि मैं तो इसके लिए इनसिक्योर हूँ, मैं कैसे पहनूँ। तो मैंने जब पहना तो आई रियलाइज़ कि इट्स ओके, मतलब ठीक है, मैं ठीक ही लग रही हूँ, मैं अच्छी ही लग रही हूँ। तो मैंने उस अपनी इनसिक्योरिटी को पकड़ा और मैंने एक फॉर्मल सेगमेंट में स्टार्ट करा। अब इसके बाद में ये चीज़ वो थी कि मैंने अपना को मिरर में देख के ये रियलाइज़ करा कि नहीं, मैं अगर इसमें अच्छी लग सकती हूँ तो वाई नॉट मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँ, इसके अंदर ही वेरिएशंस लेकर आऊँ। कि हम जो हमारी जैसे कर्वी बॉडी वगैरह होती है, जो ऐसी चीज़ें पहनने के लिए हम हाई एक टॉप को इन करके एक हाई वेस्ट जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं कि हमारा बेली फैट ना दिख जाए। हम कट स्लीव्स नहीं पहन सकते क्योंकि हमको लगता है हमारे आर्म्स ऐसे ज़्यादा दिख जाए। और फिर जो लोग दूसरे होते हैं वो हमारी बॉडी को देख कर ही जज करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस है। अगर यही चीज़ पहनकर अगर लोगों के सामने अगर कॉन्फिडेंस से आती हूँ या फिर कहीं जाती हूँ, तो वो इंस्पायर होंगे इस चीज़ से और वो ये सोचेंगे कि लोग बोलते रहेंगे, बट आपको वही चीज़ करनी है जो आप पर अच्छी लगे। एक रीज़न ये था। एक और जो एक चीज़ थी कि मुझे एज अ गर्ल अगर मैं देखूं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर हमको रहना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। बट व्हेन आई डिड माई इंटर्नशिप, मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप करी तो आई डिड ऑल द वर्क जो एक लड़का करता था, तो जो शायद एक लड़के को करना चाहिए था।
मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक टफ़ टास्क था मेरे लिए, एक अननोन सिटी में रहना, और उसके बाद में नो मैटर व्हाट टाइम इज़, आपका 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, नहीं कोई बात नहीं, आपको पार्सल रखवाना है तो रखवाना ही है। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे एक अननोन सिटी में, एक बस स्टैंड काफ़ी ज़्यादा अनसेफ जगह होती है, अगर मैं रात को वहाँ पर 1 या 2 बजे अकेले जाने की हिम्मत रखती हूँ तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात भी होती है, एज़ वेल एज़ एक स्केरी बात भी होती है कि कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो वहाँ से एक चीज़ आई कि अगर मैं एक आदमी का काम सारा कर सकती हूँ तो फिर मैं एक आदमी के अंडर में ही क्यों रहूँ। तो ऐसा था मेरा, मुझे एक मैन डोमिनेटिंग चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं वो थी, क्योंकि अगर हम देखें हर जगह पर हम सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, मेल ईगो हर्ट हो जाएगा, मेल ईगो ऐसा हो जाएगा, हम विमेन ईगो के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि अगर यार उसका तो मेल ईगो हर्ट हो गया है इसलिए वो हमसे बात नहीं कर रहा है, या फिर वो हम पे गुस्सा है, या फिर वो कुछ भी कर सकता है। बट वाई वी डोंट टॉक अबाउट वीमेन ईगो कि उसको हर्ट हो जाएगा, उसकी भी एक वो है, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर इस चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो आई गेस अभी मैंने अगर ये स्टार्ट करा विमेंस को, अगर मैं देखूँ तो मुझे एक बोल्ड तरीके से देखना विमेन को बहुत पसंद है, और मैंने मेल्स में भी ये स्टार्ट करा है कि विमेन ऑल्सो कैन लीड यू, बस दिस वॉज द रीज़न, और यही मैंने इससे ही अपनी ब्रांड इसी स्टार्ट में करी आपने अपनी थी। ब्रांड को इंट्रोड्यूस करा है इस सेगमेंट में। एंड मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ एज अ, क्योंकि मैं फैशन फील्ड से बिलोंग नहीं करता, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि जैसे आप जब बात करते हो फॉर्मल्स की, तो मुझे जस्ट ये बताइए कि फॉर्मल्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको ड्यूरिंग अ फॉर्मल, जब बोला जाता है कि आप फॉर्मल्स पहन के आइए, तो क्या क्या चीज़ें फॉर्मल्स के अंदर काउंट होती हैं, मुझे स्पेसिफिकली वो आप बताइए। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी के साथ भी कुछ भी पहन लोगे तो वो सूट नहीं करेगा। जैसे हम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, हम ओकेशन के अकॉर्डिंग, हम वेदर के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। फॉर्मल्स कलर थ्योरी भी हम उसी तरीके से फॉलो करते हैं। जैसे समर्स में हम लाइट शेड्स, लाइट टोन्स कैरी करते हैं, विंटर्स में हम थोड़े डार्क, और उस बीच में हम थोड़े वार्म शेड्स फॉलो करते हैं। तो ये सब। सेकंड चीज़ ये रहती है कि कैसा फिट हम पे अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी जैसे बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि स्किन फिट तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, और वो सच में अच्छे नहीं लगते हैं, और इसलिए लोगों ने बहुत सारे वेरिएशंस निकाले जो कि हमारे 90s से इंस्पायर्ड है। जैसे बेल बॉटम हो गया, वाइड लेग हो गया, पहले तो लोग पहनते थे, पर इवन 20s में भी जब पहनना स्टार्ट करा तो लोग मजाक उड़ाते थे, बट अभी उसी को ट्रेंड बना लिया है। ये नहीं होता है कि आप ट्रेंड में चल रहा है इसलिए आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप इसलिए उस चीज़ को पहन रहे हो, नहीं, आप पर क्या सूट कर रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। अगर फॉर्मल्स में देखिए हम डिफरेंट टाइप के कॉलर्स होते हैं, जो नॉर्मल कॉलर होती है वो सब पे सूट करती है, बट और भी कॉलर्स के काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। हमारे नेक पर, हमारे फेस पर वो कैसा, कौन सा कॉलर जमेगा, हमारे जो बॉडी है उस पर हम किस तरीके से हम स्ट्राइप्स पहने, हम प्रिंट्स पहने, हम प्लेन्स पहने, कैसे जमेगा, या फिर बॉटम्स में हम हाई वेस्टेड पहनना चाहिए, मिड राइज पहनना चाहिए, लो वेस्ट पहनना चाहिए, उसके साथ में फॉर्मल शूज़ कैरी करना। तो दे आर, मतलब अगर हम सिर्फ एक फॉर्मल को पकड़े, सिर्फ ये एक शर्ट पैंट और एक ब्लेज़र के अलावा भी एक बहुत बड़ा सा एक सिस्टम है, मतलब सिस्टम बेसिकली है, बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो बहुत सारी नॉर्मल लोगों को नहीं चीज़ें आइडिया जो होता। नॉर्मल लोगों को नहीं बिल्कुल पता नहीं होती। जो आपने बात बताया ना ये कि बंद गला या गला, बंद गला तो वर्ड मैंने पकड़ लिया विशाल राठौर सर के एक वीडियो से, क्योंकि आई फॉलो हिम, एंड मेरे ख्याल से इंटर्नशिप आप लोगों ने विशाल राठौर सर के अंदर ही करी है, उन्हीं के साथ करी थी। एंड आई सॉ हिज वीडियोस एंड आई कीप ऑन फॉलोइंग। तो उन्होंने एक इसके ऊपर था, फॉर्मल्स के ऊपर उन्होंने बनाया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर्स क्या क्या होते हैं। सो उससे मुझे समझ में आया देखने के बाद कि मतलब मेन स्टाइलिंग में भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आप कैसे उसको कैरी कर रहे हो और किस टाइम पे क्या चीज़ पहन रहे हो, क्या कलर कॉम्बिनेशंस पहन रहे हो। तो डेफिनेटली तब मुझे अब थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगी चीज़ें, जब फैशन डिज़ाइनर्स की हम रील्स देखते हैं, या जो आजकल नए फैशन डिज़ाइनर्स रेगुलरली आपको अपडेट कर रहे हैं, आपके फैशन सेंस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कि आप सिर्फ कपड़े बना रहे हो, आप स्टाइलिंग भी कर रहे हो, आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हो,
एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को अपग्रेड कर रहे हो, यू आर मेकिंग देम फील गुड अबाउट देयर सेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे मेरे को पर्सनली लेनिन पहनना पसंद है, तो मैं ज़्यादा टाइम कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने बताया कि स्किन फिट नहीं, लूज़ कपड़े पहनो. लेनिन्स मुझे अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो सबसे कंफर्टेबल है. एंड मोस्ट ऑफ टाइम प्रेफर ये करता हूँ क्योंकि रेडी टू गो है. कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फटाफट कैफ़े पे बैठे हो तो एक क्लास लगता है. सो दैट इज़ माई, आई थिंक दैट इज़ माई पर्सनल स्टाइल. बट एट द सेम टाइम इफ़ आई हैव टू गो इन टू सम मीटिंग्स देन डेफिनेटली मुझे फॉर्मल्स को कैरी करना है. एंड इट इज़ अ वेरी बिग सेगमेंट, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कैजुअल कपड़े पहन के काम नहीं चला सकते. जैसे ही आप मीटिंग्स में जाओगे या किसी से मिलने जाओगे किसी प्रोफेशनल मीटिंग के अंदर, तो आपको फॉर्मल्स को बहुत अच्छे से कैरी करना पड़ेगा. एंड उस बंदे का परसेप्शन भी या उस पर्सन का परसेप्शन तभी चेंज होएगा जब व्हेन यू आर वियरिंग अ गुड फॉर्मल आउटफिट, राइट? True. So that is really an interesting topic to discuss on, but टाइम कम है हमारे पास. तो हम लोग नेक्स्ट सवाल आपसे एक ये पूछना चाहेंगे कि मुझे इन सब चीज़ों से पहले आप ये बताओ कि आज की तारीख में अगर कोई बच्चा फैशन डिज़ाइनर जब बनना चाह रहा है, जो हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, उसके लिए आप मुझे बताओ कि कैसे जर्नी स्टार्ट होती है फैशन डिज़ाइनर की. मतलब अगर कोई फैशन डिज़ाइन में एडमिशन ले रहा है NIF में, तो क्या चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी, फिर कैसे उसकी लाइफ अनफोल्ड होती है व्हेन ही जॉइंस दिस 3-year डिग्री प्रोग्राम, 4-year डिग्री प्रोग्राम, मास्टर्स करता है, एंड आगे उसके लिए क्या और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब वो NIF से पढ़ता है, तो उसके पास और क्या नए वेन्यूज़ खुल जाते हैं उसकी लाइफ के लिए. मुझे पूरा प्रोसेस आपसे समझना है. मुझे बहुत रफ आइडिया है कि कैसे फैब्रिक्स, आई थिंक फैब्रिक्स की सोर्सिंग करते हो आप लोग, फैब्रिक्स की नॉलेज रखते हो आप लोग, कटिंग वटिंग करते हो, इलस्ट्रेशंस बनाते हो, स्टिचिंग विचिंग भी आपको सिखाई जाती है, सब चीज़ें. मैं जनरली जब पास हो रहा होता हूँ कॉरिडोर से, तो मैं कभी कभार एक आध बार एंट्री करके देखता हूँ क्या चल रहा है, पर मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता. पर उस रूम में जहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें करते हो, जब आपकी पढ़ाई चल रही होती है, और पढ़ाई नहीं होती वो, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ में प्रैक्टिकल चीज़ें ही चल रही होती हैं आप लोग की. उस कमरे के अंदर जब भी मैं घुसता हूँ, सब लोग लगे हुए होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है. उस कमरे में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, मुझे पूरा डिटेल में बताओ. ओके, सो अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं, जो मेरे 3 साल थे कॉलेज के, तो वहाँ सबसे हमको स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में तो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है कि व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ फैशन इंडस्ट्री, व्हाट इज़ टेक्सटाइल, और स्टिचिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें, और ये सब एक साथ कैसे आती है, फैशन बिजनेस, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें सिखाई जाती है. उसके बाद में हमको आउटडोर स्केचिंग वगैरह पे लेकर जाते हैं कि आप बाहर से इंस्पिरेशन लो, अपने नेचर से इंस्पिरेशन लो. फिर उसके बाद दे टेल यू द वेज कि आप इंस्पिरेशन ले कैसे सकते हो. आप मतलब आपको डेफिनेटली आपके कंफर्ट जोन से तो थोड़ा बाहर आना पड़ेगा. उसके बाद में आपको फ़ैशन ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ेंगे, फ़ैशन मैगज़ीन्स पढ़नी हैं, आपको फ़ैशन न्यूज़ जो भी क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें, उन सब का आपको अप टू डेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. टेक्सटाइल के बारे में भी सिखाते हैं. अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फैब्रिक कब पहनते हो, कौन सा फैब्रिक किस चीज़ के लिए होता है, तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ एनीथिंग. टेक्सटाइल का जो सब्जेक्ट था हमारे टाइम पर, हमारे कॉलेज टाइम पर, वो हमको सबसे ज़्यादा एक मतलब नींद आने वाला सब्जेक्ट लगता था, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें थी कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इस फैब्रिक का किसके साथ क्या रिएक्शन होता है, तो उसमें नींद आ जाती थी. बट जब ऐसे रियल वर्ल्ड में आते हैं तो पता चलता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. टेक्सटाइल के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फिर हमको बताते हैं फ़ैशन बिजनेस कि आप खुद का स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमको ये भी सिखाया था. और इंडियन कल्चर के बारे में, क्योंकि जब तक हमें हमारी रूट्स के बारे में ही पता नहीं होगा तो फिर हम क्या ही बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. और रादर देन फॉलोइंग जो बाहर के फ़ैशन डिज़ाइनर से या फिर उनको देखने की बजाय, अगर हम इंडिया के ही जो इंडियन रूट से कनेक्ट है, अगर उन्हीं को देखें, तो हमको हमारी खुद की कंट्री के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज होगा. क्योंकि आजकल नहीं है ज़्यादा, अगर मैं देखूं तो ज़्यादा लोगों को इतना नॉलेज है ही नहीं. वो सिर्फ देखते हैं कि वो ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, दैट्स इट. बट आप अगर खुद के ही रूट्स को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो देयर इज़ नो सेंस. तो ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है. उसके बाद आपका पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, कि आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर आपका जूरीज़ वगैरह होते हैं, तो आप कितना ज़्यादा क्रिएटिवली अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो. मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है. उसके बाद एक
बहुत एक मतलब जब मेरा एक फ़र्स्ट ईयर का एक कैप्सूल प्रोजेक्ट हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो साक्षी मैम का था। तो उन्होंने जब उनको मैंने अपनी इंस्पिरेशन बताई तो उन्होंने बोला कि यू शुड गो टू अ ब्रांड, मतलब एक इसको एक ब्रांड की तरह देखो और मे बी आगे जाके आप इसको ब्रांड अपनी बढ़ा सकते हो। तो उस टाइम मैंने एक इंस्पिरेशन ली, एक बर्ड की इंस्पिरेशन ली थी जो मतलब थी एक, तो उसके अंदर कैप्सूल प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने पहले बताया इसके बारे में रिसर्च करो। अब वो किड्स के लिए था तो उसके लिए किड्स के अंदर कौन से वाले फैब्रिक्स चलते हैं वो उसके बारे में नॉलेज करो। दे सिर्फ सॉफ्ट कॉटन या फिर ऐसा वाला कॉटन नहीं होता है, देयर मैनी थिंग्स, बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं। और उसके बाद में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहे। फिर उसके बाद रेंज बोर्ड बनाते हो, मूड बोर्ड बनाते हो, थीम बोर्ड्स बनाते हो, कलर बोर्ड बनाते हो, डिज़ाइन बोर्ड बनाते हो, देयर मैनी टाइप्स ऑफ बोर्ड। फिर उसके बाद में आप एक डिज़ाइन पर पहुंचते हो, फिर आपको रियल वर्ल्ड में उतर के फैब्रिक सोर्सिंग करनी होती है। आपको फैब्रिक कहाँ मिलेगा? अगर आप सोचो जिस सिटी में आप हो आपने उधर ढूंढ लिया तो इसका मतलब फैब्रिक कहीं नहीं, आपको बहुत सारी जगह ढूंढना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बहुत सारे, इंडिया के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे फैब्रिक्स के वो जगह है जहाँ पर अभी तक तो शायद लोगों को पता भी नहीं होगा। इवन अब मैं रिसेंटली बताऊँ तो मुझे एक अभी आई एम प्लानिंग अ फ़ैशन शो, उसके लिए मुझे एक ऐसा था कि मुझे फैब्रिक, हमने जो रिसर्च करा था और हमारी जो इंस्पिरेशन थी उसके लिए फ़ैब्रिक मुझे नहीं मिला। तो आई वेंट टू इंदौर, वहाँ पर मैंने सर्च करा, मुझे नहीं मिला। आई वेंट टू सूरत, मैं उधर सर्च करा, मुझे नहीं मिला। आई वेंट टू अहमदाबाद, मुझे नहीं मिला। फिर मेरी बुआ जो है, मैं तो उनको फ़ैशन में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो एक जगह है सेंधवा, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक टाउन है सेंधवा करके। तो वहाँ वो एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है। वहाँ पर मैं उनके साथ में गई और उन्होंने मुझे बोला कि यार ना कपड़ा यहाँ पे में भी मिल सकता है तो देख कर आते हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्या ही मिलेगा, मुझे इंदौर अहमदाबाद में नहीं मिला। वहाँ पे मैं गई, मतलब कपड़ों का खजाना था वहाँ पे पूरा ऐसे बड़ा सारा सा। तो वहाँ पर मैंने देखे फैब्रिक्स और मतलब इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक्स थे। और क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोगों के नोन में नहीं है वो रीच जगह। में नहीं है, इतना हाँ, जानते नहीं है लोग लोग जानते चीज़ों के नहीं है बारे में। तो नहीं, बट उधर बहुत मतलब कह सकते हैं हिडन जैम है वो एक। तो वहाँ से मतलब मैं बहुत सारे फैब्रिक्स भी लेकर आई। तो ऐसे ही मतलब हमको कॉलेज में भी यही बताया जाता है। इवन हमको विजिट्स पे भी लेकर जाते हैं। हमको अकोला लेकर गए थे कि दाबू प्रिंट, ये सारे प्रिंट्स कैसे बनते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है, हमको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कॉलेज में कि आप वीविंग कैसे करते हो, वीविंग खुद कॉलेज में करना, एम्ब्रॉयडरी करना, हैंडवर्क करना। और हैंडवर्क की अगर हम देखें आज तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो वो क्यों वैल्यू इसकी वो भी हमको सिखाया जाता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हैंडवर्क आज इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मतलब बहुत सारी वो आपका एक बेस, आपको एक बेस खड़ा करके आपका कॉलेज वाला कर देते हैं। और विदाउट दैट बेस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब आपको ज़ीरो नॉलेज होगा और आप शायद एक ब्रांड लॉन्च करना या फिर कहीं पे जॉब करना, इट्स इम्पॉसिबल। एक वो आपको फिर प्लेटफॉर्म भी देते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे फ़ैशन शोज़ में भी पार्टिसिपेट करा था मैंने, और बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं कॉलेज के थ्रू में, मैंने इंटर्नशिप करी है, मैंने जॉब करी है काफ़ी सारी। उसी के बाद में एक नॉलेज बन के जब वो सारी चीज़ें इकट्ठा हुई तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैसे अब अपनी ब्रांड लॉन्च करनी है और कैसे अपनी ब्रांड पे आगे काम करना है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि फैशन में हम जैसे जैसे आगे बात करते जा रहे हैं वैसे वैसे पता चलता जा रहा है कि देर इज़ नो लिमिट, राइट। नो आपने लिमिट। हैंडवर्क की बात करी, आपने फैब्रिक्स की बात करी। आई थिंक कि फैशन डिज़ाइनर एज अ होल फील्ड इज़ अ क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है लोगों को। लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं, या आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं तब मेहनत कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी टेक्निकल फील्ड में हम लोग उनको वेटेज ज़्यादा देते हैं। बट अभी मुझे आपसे बात करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि देर इज़ टेक्निकलिटी इन्वॉल्व इन दिस फील्ड। इसके अलावा इसके अंदर एक आपका परसेप्शन, चीज़ों को समझने का नज़रिया, लोगों से कनेक्ट करने का नज़रिया, उसके साथ साथ बिजनेस सेंस भी आपको चाहिए, एंड प्रोफेशनलिज्म भी आपको चाहिए। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये फील्ड। तभी आप इस फील्ड के अंदर अच्छे से काम कर सकते हो। एंड जो भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है एनआईएफ में, आई थिंक एंड आई होप कि हमारी जो फैकल्टीज़ हैं फैशन की वो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। एंड दैट इज़ वाई आई वांट टू आस्क कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एनआईएफ के साथ जुड़ने का, यहाँ से पढ़ने का, एंड आप सेटिस्फाइड हो यहाँ के एजुकेशन से? क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पसंद है, एंड क्या चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करोगे?
आगे आने वाले स्टूडेंट्स को? मेरे एक्सपीरियंस से तो मुझे जितने भी मेरे 3 साल थे वो शायद बेस्टेस्ट थे। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने आप को इधर चेंज करा था आके इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और मतलब अगर फैकल्टीज़ के बारे में मैंने बताया, टीचर्स कम वो फ्रेंड्स ज़्यादा थे। इवन अगर मैं स्पेशली प्राची मैम के बारे में बात करूँ तो उनके साथ मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, हॉस्टल में उन्होंने मुझे बोला था कि प्रियांगी फील लाइक आई एम योर बिग सिस्टर, बस ऐसा सोचना और जो भी हो मुझसे आके शेयर करना। तो व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल, तो मैं हर छोटी छोटी बात आके उनको बताती थी कि मैम ऐसा हो। इवन देवर वहाँ ऐसी कुछ चीज़ें भी हुई थी जिससे मतलब मुझे बहुत रोना भी आता था, तो मैं बस उनके पास जाके मैं ऐसा लगता था कि ठीक है, इनके सामने रो सकते हैं, तो उनके साथ मैं चीज़ें भी शेयर करती थी। वो मुझे हर पॉइंट पर वो मुझे गाइड करती थी हर चीज़ के लिए। इवन अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अभी लास्ट मंथ ही हुई है। स्टिल शी इज़ कनेक्टेड विथ मी और वो मुझे पूछती रहती है कि प्रियांगी अभी आपका वर्क कैसे चल रहा है, आपको कहीं पर जॉब करना है या फिर आपके फ़ैशन शोज़ मतलब किसी में पार्टिसिपेट करना है आपको, या फिर आपकी शूट में आपको कोई हेल्प चाहिए। तो मतलब एक कॉलेज वो होता है, जैसे देखा जाए तो वो बस आप बच्चा पास आउट हुआ देन ओके हमारे उससे। बट NIF उदयपुर से ऐसा है कि सारे टीचर्स इतने ज़्यादा अच्छे से हमसे लास्ट तक एंड तक, इवन जब मैं फ़र्स्ट डे आई थी यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा, तब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी वगैरह कुछ भी चाहिए हो, वी आर हियर फॉर यू, और हम हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। और वो उस बात पर अभी भी हैं। वो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जो फर्स्ट डे पे बोला था उन्होंने। और आज प्राची मैम बिल्कुल मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहती है, इवन नॉट इवन विथ मी, वो मेरी मम्मा से भी कनेक्टेड रहती है। तो फर्स्ट ईयर में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो आई इवन टेल माई ब्रदर, उसको भी डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना, तो मैं उसको बोला यहीं पर आ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी थी, और उसको भी बहुत अच्छा लगता है। वो प्राची मैम उसके साथ भी बहुत ही अच्छे से वो रहती है। इवन दूसरे टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो मतलब जब मेरी मम्मा भी कभी कॉलेज वगैरह आती है या फिर कोई इवेंट वगैरह में आती है, तो वो मतलब इतने अच्छे से एक दूसरे को ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत पहले से फ्रेंड्स हो वो लोग। तो एक रिलेशन बन जाता है ऐसा, एक कनेक्शन। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद वो आपको लाइफ लेसन्स बताते हैं कि आगे जाके ये होने वाला है, आगे जाके ऐसा होगा। इवन प्राची मैम ने भी मुझे, जो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो ऐसी बात करी थी, इवन उन्होंने भी मुझे बताया, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो मैरिड। और वो भी अभी काफ़ी अच्छा उनकी मतलब कॉलेज एक डायरेक्टर है। इवन अगर मैं उनके इंस्टाग्राम पे देखती हूँ तो काफ़ी सारे इवेंट्स में वो जाती रहती है और काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। तो वो मुझे खुद बोलती है कि मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी वाइफ हूँ, मैं एक डॉटर हूँ, बट उसके अलावा मेरी खुद की भी एक आइडेंटिटी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी उनकी। तो उसी से मुझे भी ऐसा था कि मुझे भी सिर्फ एक आगे जाके एक माँ बन के या फिर एक बेटी बन के या फिर एक वाइफ बन के नहीं रहना है, मुझे खुद की भी एक आइडेंटिटी चाहिए। एंड दैट इज़ द राइट वे टू डू इट। एंड मेरा तो हमेशा से ही मानना है कि हर एक इंडिविजुअल, एक वुमेन को हमेशा अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए, बाहर जाके काम करना चाहिए, एंड किसी भी मेल से या किसी भी डोमिनेंट फोर्स से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहो। एंड आई थिंक आजकल मेरे को लग रहा है कि अगर जो हम ट्रेंड भी देख रहे हैं, हमारे जितनी भी लड़कियां आ रही हैं, दे आर बोल्ड एंड दे आर डूइंग देयर वर्क फैंटास्टिक काम कर रही हैं, एंड कॉन्फिडेंस है सबके अंदर, एंड दैट इज़ द राइट वे टू गो अहेड विथ। एंड हम चाहते भी यही हैं कि जो भी हमारे यहाँ से पढ़ रही हैं लड़कियाँ, वो हमेशा इतनी ही बोल्ड रहें और अपना इंडिपेंडेंट एक अपना प्रोफेशन डेवलप करें, अपना काम करें, जिससे बाद में भी हम कभी उनको देखें तो हमें भी एक प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड प्राची मैम के बारे में हर जना पॉडकास्ट पे आके अच्छी बातें बोलता है तो उनकी पर्सनैलिटी है। एंड आई थिंक प्राची मैम मेरे को भी इंस्पायर करती है, क्योंकि सच बात बताऊँ तो प्राची मैम के लिए, एंड बीइंग अ फीमेल, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट to do a business also and to run it successfully. It takes a lot. And प्राची मैम ने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स को पानी चखा दिया उदयपुर में मेहनत करके, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई है, आप एक दूसरी फैमिली में रह रहे हो, वहाँ पे आने के बाद अगर आपके बच्चे भी हैं, तो आप दो फैमिलीज का एंड प्लस योर एग्जिस्टिंग फैमिली जो आपके मम्मी पापा हैं उनका भी ध्यान रखना। तो इट बिकम्स अ लॉट फॉर अ फीमेल टू टू फर्स्ट टू कम टू अ न्यू फैमिली, और फिर सबको झेलना, और उसके साथ साथ काम को झेलना और उसके प्रेशर को झेलना, एंड फिर उसमें एक्सेल करना।
इट टेक्स अ लॉट एंड प्राची मैम इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल. उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव मेहनत करके इस इंस्टीट्यूट को यहाँ तक पहुँचाया है एंड उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. एंड वी वांट कि हम इस इंस्टीट्यूट को उदयपुर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनाएं पहले. सेकंड हमारा टारगेट है NIF ग्लोबल उदयपुर को राजस्थान का टॉप इंस्टीट्यूट बनाना. बिल्कुल एंड बनेगा. ये मैंने कॉन्वोकेशन के दौरान भी कहा था, ये मेरा एजेंडा है और इसको मैं 100% एग्जीक्यूट करके रहूँगा. तो हम अब आगे बढ़ते हैं प्रियांगी. बिल्कुल. आई विल आस्क यू अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे नोट भी करा हुआ है. आप किसको अपना आइडल मानते हो? मतलब क्या जैसे फैशन इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन से आइडल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, या किन से आपने इंस्पिरेशन ली है? मतलब आपने मुझे बताया कि इंस्पिरेशन हम आसपास के लोगों से लेते हैं, है ना. बहुत सारी चीज़ों को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इंस्पिरेशन आती है एंड वी मेक दीज गारमेंट्स. बट मुझे लगता है कि बहुत बार हम ना कुछ हमारे आइडल्स भी होते हैं लोग. जैसे आर्किटेक्ट में बोलें तो ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स में बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करती हैं. उनका आर्किटेक्चर देख के लोगों का मतलब लगता है कि वाह क्या बिल्डिंग बनाई है ना. संजय पुरी आर्किटेक्ट हो गए, उदयपुर में भी सुनील लड्डा सर हो गए, वेणुगोपाल सर हो गए एंड लॉट ऑफ अदर ग्रेट आर्किटेक्ट्स हु हैव वर्कड एंड सिमिलर जो क्रिएटिव फील्ड्स में लोग हैं. सो आपका कौन आइडल है यहाँ पे? ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने इंटर्नशिप पर जॉब करी थी, वहीं से मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करा था. तो विशाल सर को ही देखकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी. तो एक तरीके से मैं उनको भी अपना आइडल मानती हूँ. और उसके बाद में अगर मैं इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करती हूँ तो उधर जो अभी अपकमिंग जो छोटी छोटी ब्रांड्स लेके जो मतलब लोग कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने अभी अभी अपना स्टार्टअप करा है, तो अगर उनका पेज में मैं एक बार खोल कर देखती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होता है. मतलब वो भी बहुत नई चीज़ लेकर आते हैं. उनको भी मैं अपना आइडल मानती हूँ. और उसके बाद में ऐसा कोई एक फ़िक्स फ़ैशन डिज़ाइनर नहीं है, क्योंकि हर एक फ़ैशन डिज़ाइनर की अगर मैं मैंने बहुत सारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स उनके पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़े. सबके पीछे एक स्टोरीज़ होती हैं. तो एक कोई फ़ैशन डिज़ाइनर नहीं है, सारे ही ऐसे, इवन इफ़ दे आर इन फॉर्मल्स, इफ़ दे आर इन एथनिक, इंडो वेस्टर्न, किसी में भी हो, सबकी एक स्टोरी होती है. तो मुझे मोर देन देयर डिज़ाइंस या फिर उससे ज़्यादा उनकी स्टोरीज़ इंस्पायर करती है, जो मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. या फिर अगर एक फ़ैशन डिज़ाइनर के साथ साथ अगर कोई एक आर्टिस्टिक फील्ड से भी बिलोंग करता है, जैसे कोई अगर फिल्म मेकर हो गया, या फिर कोई फोटोग्राफर हो गया, या फिर सिनेमाटोग्राफर, या फिर ऐसे जो आर्टिस्टिक फील्ड्स होती हैं, उनकी स्टोरीज़ में भी बहुत मज़ा आता है मुझे देखने में. या फिर ऐसी कोई मूवीज़ को देखना, या फिर रील्स भी मेरे पास आजकल ऐसे फीड में वही आती है, तो बहुत सारी नई नई न्यूज़ वगैरह आती हैं. तो आइडल तो मैंने ये माना है. उसके बाद दूसरा आइडल मैं अपने फादर को भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे पापा उस बैंक में जॉब करते, तो वो स्टार्टिंग से ही फॉर्मल्स पहनते हैं. तो उनको देख के तो मुझे अच्छा लगता ही है कि मेरे पापा एकदम अप टू डेट रहते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए, ऐसा भी. और उसके बाद पापा जो मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, पापा का ऐसा है बिज़नेस करना है, बिज़नेस की नॉलेज है. मैं कहती हूँ पापा इतना ज़्यादा नहीं है, तू तो कर, मुझे सब नॉलेज है, तू कर. मैं कुछ भी बोलती हूँ पापा ये तू कर. पापा मुझे अकेले जाना, जा. मैंने पापा को बोला पापा सोलो ट्रिप पे जाना है मुझे, पापा ने बोला जा. अब पापा इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि जब तक उनको दिखता नहीं है कि हाँ ये कर सकती या फिर ये कर लेगी, तो तब तक वो ऐसे करते नहीं है. बट उनको दिखा कि ठीक है कर सकती है, तो वो बस. और वो मुझे आज भी मुझे लड़की जैसे, मुझे प्रियांगी ये करके तो बोलते ही नहीं है. वो मुझे एक नाम है जो बिल्कुल लड़कों जैसा है, वो मुझे वही करके बोलते हैं. और शेरा करके भी बोलते हैं मुझे, तो ऐसा. और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा, तो उनको देखकर ही मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मेरे पापा को इतना ज़्यादा वो है, तो अगर वो मेरी स्ट्रेंथ बन सकते हैं तो मैं भी उनकी स्ट्रेंथ बनूंगी. इवन माय मदर, उनको भी, उनसे भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है. मतलब उनको भी फ़ैशन में बहुत ज़्यादा था, मतलब सिंस चाइल्डहुड. बट पुराना ज़माना ही ऐसा था कि आज भी फ़ैशन को लोग इतना बोलते, तो पहले के ज़माने में तो बिल्कुल ही एक दीवार थी वो. तो उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं इस फील्ड में जाती हूँ एज अ बिज़नेस, मेरे को मेरे पापा से बहुत सीखने को मिलेगा. और एक ये सारी चीज़ें, डिज़ाइंस डेवलपमेंट करना या फिर ये सब, मतलब मेरी मम्मी मुझे आधे से ज़्यादा इंस्पिरेशन तो वही दे देती है, स्टोरीज़ बता बता के, ये सब चीज़ें करके कि अरे यहाँ से लेना डिज़ाइन, यहाँ से बना, ऐसे कर ऐसे कर, ऐसा करके. तो वो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगा उनको भी एक सब, वो एक हाउसवाइफ है,
तो उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा। और उसके अलावा अगर मैं मेरे और फैमिली मेम्बर, अभी रिसेंटली मैं मेरी बुआ के साथ में रह कर, उनको फैब्रिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतने ज़्यादा, वो खुद इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस डेवलप कर, बट उन्होंने कभी फ़ैशन फील्ड से वो बिलोंग ही नहीं करते। मेरे फैमिली में कोई बिज़नेस फील्ड से और फैशन फील्ड से कोई बिलोंग नहीं करता है। तो उनको ऐसा था, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, अपन ऐसा करेंगे, अपन वैसा करेंगे। इवन मैंने अभी एक फ़ैशन शो जो हम करने वाले हैं उसके बारे में बताया, तो उन्होंने बोला मैं सेंधवा इज़ लाइक 800 to 900 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नीमच, तो मैं तो आ जाऊँगी, तू तो कर, मैं आ जाऊँगी। तो मतलब वो एक इंटरेस्ट देख के, एक सपोर्ट देख के ऐसा लगता है कि इनको प्लेटफॉर्म मिला नहीं है, तो अगर इफ़ आई डिड, मैंने अच्छे से करा, तो उनको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। और वो अपनी रोज़ की जो एक घर में खाना बनाना और सब परिवार वालों को साथ में रखना, उनकी चीज़ें झेलना, इन सब से हटके भी उनके पास एक वो होगा कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, हम कुछ करेंगे। कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। और उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब मुझसे ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं वो, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा सा लगता है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे जब हम इस रोड पर होते हैं तो हमें बहुत सारे ये लोग जो होते हैं, इन वाले लोगों का रेशियो हमारे बहुत कम होता है। अगर देखिए बहुत कम परसेंट, 20 to 30% ऐसे मिलते हैं, बट फिर उसके बाद मिलते हैं 70 to 60% लोग जो सिर्फ आपको क्वेश्चन करते हैं, ब्रांड स्टार्ट करी अभी से, अभी तो यही एज है, अभी क्या करना, अभी से बिज़नेस क्या करेगी, या फिर वो डाउट करते। इवन काफ़ी सारे मेरे ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी थे जो मुझसे आगे पूछ रहे हैं कि यार तेरे को कोई अच्छा फ़ैशन डिज़ाइनर पता है क्या, कि मुझे कपड़े बनवाने हैं, मुझे अपनी शादी के लिए करवाना है, या फिर मुझे उधर इवेंट में पहनना है। वो आपको टॉन्ट मारते, वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं आप नीचे गिरो। फिर दूसरे आते हैं जो जिन्होंने ब्रांड के पेज को फॉलो भी नहीं करते, वो आपको कहीं फॉलो नहीं करते, बट वो आपकी फेक आईडी बनाकर आपको स्टॉक करेंगे, कंटिन्यू स्टॉक करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा भी बोलते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग तो कर ली, 3 साल तो हो गया, अब क्या कर रही है, खुद का कर रही है, इन्वेस्ट करेगी, बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। महंगाई इट्स ओके, 20-30% जो लोग हैं वो मेरे लिए मायने रखते हैं। आप जो भी करो, आप उसमें खुश रहो, आपने जो सोचा आप अच्छे करके बैठे हो, इट्स ओके, उससे कोई। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने, क्योंकि मैंने रिसेंटली मूवी देखी F1, और उसमें ब्रैड पिट की एक लाइन है, कट द नॉइस, जस्ट ड्राइव। बिल्कुल सही। पीछे जो नॉइज आ रही है हाँ, उसको भूल जाओ। बस लोग बोलते रहेंगे, लोगों का बोलते काम है रहेंगे, बोलना, बहुत बोलते लोग रहेंगे। चिल्लाते रहेंगे, हाँ, आपको स्टॉक करते रहेंगे, और आपने जब स्टीयरिंग पकड़ रखा है बस तो आप सिर्फ उसको गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट करो, और म्यूज़िक फुल concentrate रखो और और म्यूजिक घूमते फुल रहो। बस ऐसा होता है। काफ़ी लोग तो ऐसे भी आते हैं जो देख लेते हैं आप ग्रो कर रहे हो, वो आएंगे आपको डिस्टर्ब करेंगे और उसके बाद में वापस से गायब हो जाएंगे। ये देखने के लिए आप अच्छा कर रहे हो, आपको रोकने के लिए आते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जब मुझे लगता है, जब मैं एक अच्छा कोई शूट कर लेती हूँ या फिर एक अच्छा मेरा इंटरव्यू होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ, तब कुछ लोग ऐसे होते आते हैं, फिर उसके बाद वो आपको बिल्कुल आपका दिमाग ऐसे ऐसे घुमा के चले जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है इससे ये रुक जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। जब 1-2-3 बार करते फिर उसके बाद हमको खुद को लगता है कि नहीं, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि ये दे आर फॉलोइंग दिस पैटर्न, अब आपको वो नहीं करना है, अब आपको खुद पे कॉन्सेंट्रेट करना है। नाइस। सो प्रियांगी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड मेरा आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, सिंस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए इस फील्ड में अवेलेबल हैं? जब कोई फैशन डिज़ाइनर बनता है या एज अ फैशन डिज़ाइन का कोर्स परस्यू करता है, डिग्री लेता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें वो इस फील्ड में परस्यू कर सकता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास रहती हैं, और कैन दे मेक अ गुड करियर आउट ऑफ फैशन डिज़ाइन अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जॉब कर रहे हैं, तो भी क्या लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड के अंदर? मुझे ये जानना है आपसे। डेफिनेटली इसके अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। पहला, जैसे आपने बोला कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी वो किसी भी बड़े डिज़ाइनर के अंडर काम कर सकते हैं, बट चूजिंग अ राइट डिज़ाइनर। आप उनको फॉलो करो, आप उनको देखो कि वो कैसे उन्होंने अपना ब्रांड सेटअप करा है, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, और उनकी स्टोरी देखने के बाद में फिर आप चूज़ द राइट वन और उसके अंडर में आप काम करो, उससे सीखो आप। और बहुत और भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे अगर आप एक डिज़ाइन के साथ में काम कर रहे हो तो आप स्टोर मैनेज कर सकते हो। मैनेजिंग स्टोर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, और उसके बाद आपको एक डिज़ाइनर के साथ में उतना ट्रस्ट बनाना पड़ता है कि वो आप पे इतना
विश्वास करे कि वो अपना स्टोर पूरा छोड़ जाए आपके भरोसे। सेकंड थिंग, क्लाइंट हैंडल करना, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, और उससे आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब तक वो अच्छी नहीं होगी, आपको क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि आपका ब्रांड किस बारे में है, या फिर बिज़नेस किस बारे में है, या फिर एक अच्छी नॉलेज रखना अपने प्रोडक्ट की, आइटम की, वो चीज़ें बताना क्लाइंट को, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। और उसके अलावा सोशल मीडिया हैंडलिंग, आजकल सोशल मीडिया से ही सारी चीज़ें हो रही है। गेनिंग फॉलोअर्स, हाउ टू गेन फॉलोअर्स, व्यूअर्स, लाइक्स कैसे बढ़ाए, लोगों तक, अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुँचे। नेक्स्ट, कंटेंट क्रिएटर, एक फ़ैशन डिज़ाइनर का कंटेंट क्रिएटर, कि आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे यूनिक वे में, क्रिएटिव वे में कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टोरीज़ बनाना, शूट्स करना, शूट प्लान्स करना, ये सारी चीज़ें, मतलब अगर सिर्फ स्टिचिंग करना और दर्जी बनना ये सब नहीं होता है, जैसे कि एक नॉर्मल जो आसपास के लोग हैं वो बोलते हैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर को। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और ये एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। आप मतलब अगर आप आपकी ये बीच में खड़े रहोगे, आपके पास चारों साइड में ऑप्शन रहेंगे, इधर 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 इधर, सब जगह। And people Job are के। making good career out of it. People Yes. are earning money out of fashion design. हाँ, And मतलब obviously big people are earning lot of money, and I think bigger brands are also coming. जैसे Reliance का मुझे नहीं पता था, Reliance is also coming big time in fashion. तो and definitely we also have a tie up with Reliance IMG, being NIF Global, तो हमारा tie up है ही इंस्टीट्यूट का। जब हम लोग लैक्मे फैशन वीक उनमें बच्चों को भेजते हैं, तो मुझे जब मैं इस ब्रांड से जुड़ा तब मुझे पता चला कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स को ओन करती हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, बिग टाइम इनटू फैशन, एंड दीज आर ऑल बिग इंडस्ट्रीज। एंड यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर्स को आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेहनती हैं, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन गेटिंग अ गुड जॉब। एंड बहुत सारी डिफरेंट प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करती होंगी। जैसा आपने बताया कि भाई आप स्टोर को मैनेज भी कर सकते हैं, आप फैशन के कॉन्सेप्ट डेवलप करने में जा सकते हैं, आप डिजिटल इलस्ट्रेशंस में जा सकते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स, एंड नंबर ऑफ थिंग्स देयर। राइट। सो थैंक यू सो मच प्रियांगी। थैंक यू सर। We had a 1 hour podcast. We scheduled it for 45 minutes, but Yes. 1 घंटा निकल गया, पता नहीं चला मेरे को। आपको भी पता नहीं चला बिल्कुल होगा। पता नहीं कैसा चला। लगा पॉडकास्ट करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे आने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं कि कैसा क्या होगा, फर्स्ट पॉडकास्ट है, बट अभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया कि इवन ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन बैठे रहो, बात करते रहो। पूरे दिन बैठ रहो, बात करते रहो, बस। यही पॉडकास्ट की असली खासियत है। हाँ। And I am very happy that we had this great conversation, and hopefully ये कॉन्वर्जेसन जो है वो जब हमारी ऑडियंस तक पहुंचेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं हैं उनको पता चलेंगे फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में। बिल्कुल। एंड यही मेरा आज का टारगेट था कि हम फैशन डिज़ाइनर्स को सही तरीके से पोर्ट्रे करें दुनिया के सामने, है बिल्कुल। ना। हमारे इतने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा फैशन डिज़ाइन में काम कर रहे हैं। वी वॉन्ट पीपल टू रियलाइज दैट दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, एंड वो किसी IAS ऑफिसर या किसी IIM या IIT ग्रेजुएट से कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। है ना कभी कम समझना है अपने आप को। बिल्कुल भी कम। एंड यही मेरा आज का की टेक अवे है टू पेरेंट्स एंड टू पीपल हु आर लिसनिंग, कि भाई अपने बच्चों को फैशन डिज़ाइन अगर वो करना चाहते हैं परस्यू तो करने दीजिए। IIT IAS ऑफिसर्स दुनिया में बहुत बन रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट है दुनिया आज की तारीख में। फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, एनी टाइप ऑफ क्रिएटिव फील्ड्स, these places are booming, and we want that students get a good opportunity, and हम लोग तैयार हैं एज एन इंस्टीट्यूट आपको केटर करने के लिए, एंड ऐसे बेहतरीन बच्चे तैयार करने के लिए। सो थैंक यू सो मच प्रियांगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।